Am I audible, guys? Yes, sir. चलो. So, last lecture we were discussing enthalpies of reactions, जिसको हम हीट ऑफ रिएक्शन भी कहते थे. सो हम लोगों ने हीट ऑफ फॉर्मेशन डिस्कस कर लिया था, हीट ऑफ कंबशन डिस्कस कर लिया था, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डिस्कस कर लिया था. ये कॉपी करने की तो वैसे जरूरत नहीं है, ये तो मैं ऐसे आपको दिखा रहा हूं. देखो, हीट ऑफ फॉर्मेशन वैल्यूज है, ये डेटा है कुछ. तुम ध्यान से देखोगे तो कुछ हीट ऑफ फॉर्मेशन वैल्यूज नेगेटिव हैं, कुछ पॉजिटिव हैं. ठीक है. सो हीट ऑफ फॉर्मेशन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी निगेटिव. ठीक है. अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आया तो ये डेटा आपको कॉन्फिडेंस देगा, जो आप ऑप्शन टिक कर पाएंगे कि हीट ऑफ फॉर्मेशन कैन बी बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. क्योंकि अगर आप रिकॉल करें तो हम लोगों ने हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के लिए नेगेटिव, आप देखो उसमें हमने वैल्यूज लिखी भी थी कुछ. हीट ऑफ कंबशन हमने बोला था नेगेटिव है, नाइट्रोजन और फ्लोरीन को छोड़ करके, है ना. सो ये छोटी छोटी चीजें हैं. देखो, एक क्वेश्चन ट्राई करो तुम लोग. अच्छा, ये मैंने वैसे तो डेटा लिख दिया है, स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन. ये एजम्पशन आप इसको भी लिख कर रखिएगा. ये आपको दिया नहीं होगा, हो सकता है एग्जाम में, तो H प्लस की जो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन है उसको हम 0 मान लेंगे. हो गया बेटा?
ये सर हो गए। वेरी गुड। वैसे तो ये जो मैंने तुम्हें एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया हुआ है, इसमें भी तुम देखोगे तो वैल्यू पता ही चल जाएगी, बट ये क्वेश्चन में कैसे करें तो सिंपल है। इसको अगर तुम लोग ऐड कर दो, इफ आई ऐड द टू रिएक्शंस, H2O लिक्विड विल गेट कैंसल्ड, तो ये बन जाएगा H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिविंग यू H प्लस एक्वस OH माइनस एक्वस, है ना। और हम लोग जानते हैं डेल्टा H जो है किसी भी रिएक्शन के लिए क्या होता है, जो एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना, माइनस एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स में ये H प्लस है, OH माइनस है, और एंथैल्पी ऑफ H प्लस क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, अगर स्टैंडर्ड स्टेट की बात कर लें, है ना, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस प्लस स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस, और इसके लिए कितना ले लेंगे बेटा, 0 0 ले लेंगे ना, वैसे तो इसको भी 0 ही ले लेंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सीधे सीधे स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस, और वही निकालना भी है। सो इन दोनों को ऐड करके जो भी हीट ऑफ रिएक्शन आएगी वही एक्चुअली OH माइनस की स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगी। ये वैल्यू कितनी आती है बेटा, 227.7। 228 आएगा। देखो 228.6 माइनस 228.6 डिफिकल्ट नहीं था, केवल एक ये एजम्पशन एक और मुझे आपको बताना था। रिमूव कर दें बेटा। यस सर। हम्म चलिए ये हो गया। इसके अलावा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, देखो मैंने आपको लास्ट टाइम ही बता दिया था, है ना। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वैल्यूज देखो नेगेटिव है, दिख रही है। सो अप्रोक्सीमेटली माइनस 57.32 किलो जूल पर मोल हम लोग ले लेते हैं, ये तो बाकी सब डेटा दिया हुआ है। इधर देखोगे तो वीक जो एसिड्स हैं उनकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कम हो गई, मैग्नीट्यूड देखो कम हो गया, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है वो कितना वीक या स्ट्रॉन्ग एसिड है। चलो नेक्स्ट लिखिएगा बेटा, एंथैल्पी हीट ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और हीट ऑफ सॉल्यूशन।
बोला जाए? Yes, sir. हम्म, देखो ये तो क्लियर ही है कि जब कोई सल्यूट आप किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ हीट चेंज होगा ही। ठीक है, वो एब्जॉर्ब हो सकता है, वो रिलीज कर सकता है ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो इसमें लिखिएगा हीट ऑफ सॉल्यूशन में, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट evolved or absorbed. It is the amount of heat evolved or absorbed when 1 mole of the solute, when 1 mole of the solute is dissolved in, 1 mole of the solute is dissolved in a sufficient amount of the solvent, sufficient amount of the solvent। देखो, जैसे मान लीजिए कि आपने NaCl लिया, यहां पर ये सॉलिड लिख दिया प्लस H2O, एक्सेस लिख देते हैं ना इसको, तो ये बन जाएगा NaCl एक्वस। तो इस प्रोसेस में जो हीट चेंज होगा उसी को हम लोग हीट ऑफ सॉल्यूशन कह रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया। अभी जैसे मान लीजिए कि CuSO4 सॉलिड प्लस H2O एक्वस, सॉरी H2O एक्सेस, तो ये हो जाएगा CuSO4 एक्वस। फिर से यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको हम एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे कॉपर सल्फेट के लिए। ठीक है, अब देखो एक और टर्म देखो लिखा हुआ है, हीट ऑफ हाइड्रेशन, दिख रहा है? Yes, yes. हाँ, तो ये जो कॉपर सल्फेट तुमने दिखाया यहाँ पर, कॉपर सल्फेट को एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, ये हो गया। अगर मैंने कॉपर सल्फेट, याद करो तो कॉपर सल्फेट डॉट ये CuSO4.5H, ये भी सॉलिड ही लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ये जो आपकी रिएक्शन सामने जो प्रोसेस दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 1 मोल आपने एनहाइड्रस सॉल्ट लिया है और उसको हाइड्रेटेड सॉल्ट में कन्वर्ट कर दिया है। ये एनहाइड्रस है और ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है। सो इसमें जो एंथैल्पी चेंज आएगा उसको हमने हीट ऑफ हाइड्रेशन के नाम से बोल दिया। इसको भी नोट कर लो बेटा, डेफिनेशन भी इसको लिखाई देता हूं मैं आपको।
heat of hydration is defined as enthalpy change taking place during the hydration of 1 mole of anhydrous salt, 1 mole of anhydrous salt to give hydrated salt. ठीक है? Yes. अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखो। एक जो हमने हीट ऑफ सॉल्यूशन लिखा और यहाँ पर हीट हाइड्रेशन लिखा, डेफिनेशन के हिसाब से ही तुम इसको बता पाओगे आराम से कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि हीट ऑफ हाइड्रेशन सोचो, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो हमेशा एक्सोथर्मिक होगा। हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो हमेशा एक्सोथर्मिक होगा। हीट ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एक्सोथर्मिक, कैन बी एंडोथर्मिक। हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो एक्सोथर्मिक ही होगा। भाई तुम इसको ऐसे समझो, कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट को तुम खुद अपने आप को समझ लो कि तुम कॉपर सल्फेट हो, तुम्हें प्यास लगी है, ठीक? तुम्हें प्यास लगी है कितने पानी की? इतने पानी की, ठीक है? तो तुमको पानी पिलाया गया, है ना? तुमने पानी पी भी लिया, खूब खुश हो गए, और जिसने पानी पिलाया तुमने उसको पैसे भी दिए, यानी कि एनर्जी रिलीज हुई। फिर पानी पिलाने वाले को पता नहीं क्या हो गया, वो और पानी तुम्हें पिलाने लगा। तुमने मना किया कि भाई देख मैं और पानी नहीं पी सकता, वो कह रहा है नहीं पीना तो पड़ेगा ही, ठीक है? फिर वो तुमको पैसे देने लगा, तुमने कहा ठीक है जब पैसे दे तो पानी पी लूंगा मैं। तो क्या हुआ फिर तुमने इट्स काइंड ऑफ की हीट एब्जॉर्ब कर ले, है ना? फिर पैसे देने से भी तुम पानी नहीं पी रहे थे, फिर उसने पिटाई चालू की। तो अगर आप पानी पीना चाहते हो अपनी मर्जी से तो हीट रिलीज होगी। ऐसा कौन है सामने? कॉपर सल्फेट, राइट? फिर तुम जब कॉपर सल्फेट .5H2O बन गए तब तुम पानी पीना नहीं चाहते, क्योंकि तुमको जितना चाहिए था उतना ले लिया। उसके बाद जब तुम प्रोसेस करा रहे हो तो हीट देनी पड़ रही है। क्या तुम बात समझ पा रहे हो बेटा? Yes, sir. तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि दो सॉल्ट्स which are capable of या मैं तुमको दिखा भी देता हूं, तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा। कहीं हो सकता है डेटा मैंने लिखा है क्या? नहीं। ये हीट ऑफ सॉल्यूशन है कहीं कहीं, देखो कॉपर सल्फेट के लिए देखो वैल्यू लिखी हुई, वैसे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन दिया है ना। कॉपर सल्फेट .5H2O के लिए भी लिखी हुई है। तो ये डेटा तुम्हें काफी हेल्प करेगा। ये वर्ड पे मत जाना, इंटीग्रल मैं भी बताने वाला हूँ ये, बट पॉइंट आपको हेल्प करेगा इसको लिखने में। जो हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला कि दो सॉल्ट्स विच आर केपेबल ऑफ गिविंग हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, those salts which are capable of giving hydrated salts, for them heat of solution is exothermic। देखो क्या तुम एग्री करते हो? Yes. तो ज्यादातर सिचुएशन में तुमको ये सही स्टेटमेंट लगेगा, ठीक है? और दो सॉल्ट्स विच आर ऑलरेडी इन हाइड्रेटेड फॉर्म, दो सॉल्ट्स विच आर ऑलरेडी इन हाइड्रेटेड फॉर्म, उनके लिए तो तुम्हारा वो एंडोथर्मिक ही होगा प्रोसेस। हीट ऑफ सॉल्यूशन इज
एंडोथर्मिक, या कुछ ऐसे जो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बनाते ही नहीं है, जैसे KCl हो गया, NaCl तुमको यहां दिख रहा है, तो उनके लिए भी हम बोल देंगे। नॉर्मली वो नहीं लिखते हैं हम उनको उस तरह से, है ना। तो ये आप के लिए पॉइंट हो गया। फिर ये तो मैंने ऐसे ही आपको दिखा दिया, इतना कोई ना आप याद रखोगे ना ही इसकी जरूरत है। अब एक टर्म देखो यहाँ पर लिखा है इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या है ये भी लिख लो बेटा। बोला जाए। हम्म, लिखिएगा when 1 mole of solute when 1 mole of solute is dissolved in a specified moles of solvent, in a specified moles of solvent, to make a specified concentration of solution, या to make a solution of specified concentration. तो जैसे हमने मान लीजिए इसमें लिखा है ऐसा, KCl लिखा तुमने, यहाँ सॉलिड प्लस यहाँ पर H2O लिखा और यहाँ 200 मोल्स मेंशन कर दिया है ना। तो यहाँ पर आप KCl एक्वस तो लिखोगे और साथ में मेंशन कर दोगे 200 मोल्स, ठीक है, ऐसा। यहीं पर मान लीजिए आपने लिखा KCl सॉलिड और यहाँ पर H2O 20 मोल्स, ये तुम्हारा हो जाएगा KCl एक्वस। तो वो केवल हाईलाइट कर रहे हैं वहां पर कि आपने 20 मोल्स H2O यहाँ पर लिखा दिया, ऐसा H2O करके भी लिखा होगा यहाँ, ये 20 मोल्स नहीं है। हो गया बेटा। चलो यहीं पर आप लिखिएगा बेटा, इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन, ये ज्यादा यूज होगा। लिखिएगा डिफरेंशियल, ये इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन यहाँ, या एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, डिफरेंशियल हीट और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, हाँ, इसको करेक्ट कर लेना। लिखिएगा दिस इज अनदर टर्म which is frequently used in the processes of dissolution. लिखिएगा it is the enthalpy change taking place, it is the enthalpy change taking place
It is the enthalpy change taking place when 1 mole of a solute is dissolved in 1 mole of solute is dissolved in large volume large volume of a specified large volume of solution of a specified concentration. Large volume of solution of a specified concentration. लिख लिया? सर अब मान लीजिए कि तुमने क्या किया बेटा कि KCl लिया है ना, और उसको लेट अस से 10 मोल्स वाटर में आपने डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, और आपने सॉल्यूशन बना लिया। वो कह रहा है कि ये जो सॉल्यूशन है स्पेसिफाइड कॉन्सेंट्रेशन का, उसका आप लेट अस से 200 लीटर ले लो। आप स्पेसिफाइड कॉन्सेंट्रेशन जो सॉल्यूशन है उसका 200 ले लो, ठीक, और ये 200 लीटर सॉल्यूशन लिया हमने, और इसमें हमने 1 मोल KCl और डाल दिया। तो जो अब एंथैल्पी चेंज आएगा उसको हम हीट ऑफ डिफरेंशियल हीट ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बात थोड़ी बहुत समझ में आई? सर ये सारी चीजें इतनी नहीं आती है, लेकिन हम लोग हर एक चीज कर रहे हैं बेटा कि कोई भी चीज अपनी मिस ना हो जाए। एक भी मार्क्स जो है चैप्टर जब हमने पढ़ा तो उस चैप्टर का एक भी मार्क्स जाना नहीं चाहिए। हो गया बेटा? यस सर हाँ, अभी लिखिएगा इसमें, देखो एक और टर्म हीट ऑफ डाइल्यूशन भी देखो मेंशन किया हुआ है ना, हीट ऑफ डाइल्यूशन। तो मान लीजिए कि कोई सॉल्यूशन जो है किसी पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन का है, उसको आपने डाइल्यूट किया, उसको उसमें आपने वाटर और ऐड कर दिया, सॉल्वेंट और ऐड कर दिया, तो जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको हीट ऑफ डाइल्यूशन कह देंगे। लिखो बेटा, इट इज डिफाइंड एज एंथैल्पी चेंज taking place when a solution containing 1 mole of solute is diluted from one concentration to another concentration.
जैसे कि मान लीजिए मैं आपको दूं KCl सॉलिड प्लस यहाँ पर 20H2O, KCl एक्वस, यहाँ 20H2O मेंशन कर देता हूं, KCl सॉलिड प्लस 200H2O, KCl एक्वस 200H2O। ये मान लीजिए कि डेल्टा एच इसका दिया हुआ है 15.9 किलो जूल और इसका डेल्टा एच दिया है 18.58 है ना किलो जूल। और तुमसे पूछा है KCl एक्वस 20H2O टू KCl एक्वस 200H2O, इसका डेल्टा एच क्या होगा? लास्ट लेक्चर हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट यू नो थर्मोकेमिकल इक्वेशंस लिखा, तो उसमें बोला था कि दो अगर इक्वेशंस को ऐड करने से तीसरी मिलती है तो उनके डेल्टा एच वैल्यूज को भी हम ऐड कर देंगे। याद आ रहा है? Yes. तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? Sir, 2.68. बस सही है एकदम। पहले वाले को रिवर्स कर लेंगे, इधर इसको पलट देंगे, -15.9 हो जाएगा, फिर ऐड करेंगे KCl यहाँ पर जो है 200 बच जाएगा, इधर KCl 20 आ जाएगा और बाकी कैंसल आउट हो जाएगा। 2.68 इज द राइट आंसर। हो गया? Sir. चलो, ये हीट ऑफ रिएक्शन में एक और पार्ट किया हमने। ये तो मैंने वैसे आपको ऑलरेडी डेटा दिखा दिया था। देखो, मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा, हीट ऑफ रिएक्शंस या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। जो तुम्हारे मन में आ रहा हो प्रोसेस, वो प्रोसेस का नाम लिखो, ठीक। और तुमने देखा होगा इतनी डेफिनेशन जो हमने लिखी है उसमें हर बार हम बात करते हैं 1 मोल 1 मोल 1 मोल की। जैसे आपने हीट ऑफ फॉर्मेशन सोचा तो हमने डेफिनेशन क्या बोली? इट इज द एंथैल्पी चेंज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। 1 मोल अंडरलाइन करके रखना। फिर बोला हीट ऑफ कंबशन, अब जिसका कंबशन करना है उसको 1 मोल ले लेंगे। हीट ऑफ कंबशन क्या हुआ? इट इज द एंथैल्पी चेंज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, ऐसा करके लिखा हुआ था, राइट। फिर जो है जैसे इसके पहले अपने हीट ऑफ सॉल्यूशन बोला, उसमें भी 1 मोल सॉल्यूट को डिसॉल्व किया, ठीक है। जो तुम्हारे मन में आया ऐसा अभी मैं दिखाऊंगा। अभी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आ गया तो आप क्या बोलेगे? हाइड्रोजनेशन ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। मान लीजिए कि आपने इथीन लिया तो 1 मोल ऑफ इथीन हो जाएगा, ठीक। तो अगर तुमसे कोई पूछता है कि एंथैल्पी ऑफ प्रेसिपिटेशन कैसे डिफाइन करोगे, तो बस जिस सब्सटेंस को प्रेसिपिटेट कराना है उसका कितना मोल ले लें बेटा? 1 मोल। केवल याद रखना, जो हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पढ़ते हैं वो पर मोल नहीं लेते। तो रीजन भी मैंने आपको समझाया था पर मोल क्यों नहीं लेते, क्योंकि उसमें H+
और OH माइनस, उनका एक एक मोल होगा, लेकिन वो H प्लस किसी कंपाउंड में हो सकता है, H2SO4 के फॉर्म में हो, तो 1 मोल H2SO4 का लेते ही 2 मोल H प्लस हो जाएगा, विच इज रॉन्ग। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। इसलिए वहां पर ग्राम इक्विवेलेंट्स में हम डील करते हैं, ठीक है। ये एक बार एंथैल्पी ऑफ प्रेसिपिटेशन लिखो बेटा। इट इज द एंथैल्पी चेंज और heat change taking place, it is the enthalpy change taking place during the precipitation of during the precipitation of 1 mole sparingly soluble salt। sparingly soluble salt का मतलब है जिसकी solubility कम हो। sparingly soluble salt, sparingly soluble salt on mixing dilute solutions of suitable electrolytes, dilute solutions of suitable electrolytes। जैसे इधर देखो, एक पॉपुलर है BaSO4, ठीक है। अगर तुम लोग रिकॉल करो तो हम लोगों ने जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी वहां सॉल्युबिलिटी की बात की थी, याद करो तो सॉल्युबिलिटी की बात करी थी, स्पेशली एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में हमने सल्फेट्स के लिए बोला था कि एज वी गो डाउन द ग्रुप जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है बेटा। हाँ, तो आप सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट जब लेने की बात करते हो तो BaCl2 ले लो और Na2SO4 ले लो। तो जब Ba2 प्लस आयन SO4 2 माइनस आयन्स के कांटेक्ट में आएंगे तो वो आपको प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। जो दूसरा, जैसे यहां आप लिख भी दोगे NaCl एक्वस, तो वो एक्चुअली में स्पेक्टेटर आयन का काम करेगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? वो इधर भी डिसोसिएट करके Cl माइनस, उधर भी Cl माइनस कैंसिल आउट हुआ, इधर से 4 2 वहां भी SO4 सॉरी यहां भी Na प्लस, वहां भी Na प्लस है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। बात समझ में आई? इसको लिख लो बेटा। हो गया? हम्म। अभी जैसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, ऐसे बहुत सारे लिख सकते हैं ये तो, और ये बार बार आएगा। हाइड्रोजनेशन तो हम लोग अभी ऑर्गेनिक में भी पढ़ेंगे। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में देखो, जैसे मान लीजिए कि आपने CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखा, ठीक है ना। अब इसमें इसके 1 मोल के लिए हमें कितने H2 की जरूरत पड़ रही है? 1। तो ये आपको यहाँ पर CH3 बना दिया। Whatever enthalpy change taking place in this reaction will be called as heat of hydrogenation for C2H4। Yes. लिख लो।
ऐसा मान लीजिए दिया हुआ है 2H2 लग रहा है, ये बन गया। अब आपको यहां पर जो डेल्टा H रिएक्शन होगा वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा इसके लिए। जिस सब्सटेंस का हाइड्रोजनेशन करा रहे हो वो 1 मोल लेना है। अब ये देखो ऑब्वियस सी बात है, जैसे यहाँ पर मैं तुमसे अगर कॉमन सेंस की बात भी करूं कि बताओ बेटा किस में ज्यादा हीट रिलीज होगी, तो कॉमन सेंस कहता है भाई इसमें एक डबल बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन कराया तो एनर्जी रिलीज हो रही, यहाँ 2 डबल बॉन्ड का आपने कराया तो किसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, दूसरे वाले में, है ना भाई। ज्यादा फ्यूल आपका आप बर्न करोगे तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, सिंपल सी बात है। लेकिन मान लो ऐसे 2 सब्सटेंसेस दिए होते, 2 कंपाउंड्स दिए होते, 2 मॉलिक्यूल जिसमें डबल बॉन्ड सेम दिया होता, ठीक है ना, तो हम कैसे जज करते, तो फ्यूचर में उसको लर्न करेंगे हम लोग कि जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है या इवन हीट ऑफ कंबशन होता है, फ्यूल अगर एक जैसा कर दिया तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी हो जाता है। ये बाद में बताऊंगा मैं आपको और अच्छे से चीजों को, ठीक है, कि जितना ज्यादा स्टेबल होगा कंपाउंड उतनी उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाएगी। इसी तरह कंबशन हमने जैसे अभी लिखा था हीट ऑफ कंबशन में, उसमें जितना कार्बन ज्यादा होगा हीट ऑफ देखो हमने इथेन का हीट ऑफ कंबशन निकाला था, मीथेन का निकाला था, किसका ज्यादा आया था, इथेन का आया था। तो जिसमें कार्बन एटम्स ज्यादा होंगे उसी का हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगा, कार्बन हाइड्रोजन ज्यादा हुए। लेकिन अगर सब कुछ सेम हो गया तो उसमें भी यही रूल लग जाएगा, स्टेबिलिटी ज्यादा तो हीट ऑफ कंबशन कम, ठीक है। ये सब एडिशन रिएक्शंस ही हैं। देखो अगर कोई रेजिस्ट करेगा एडिशन को तो ऑब्वियसली हीट एनर्जी रिलीज कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो वो एनर्जी भी रिलीज कम करेगा। चलो ये हो गया। अब जैसे कई बार हम लोग फेज चेंजेस की बात करते हैं, है ना। अच्छा एक चीज आप ये क्लियरली लिख लो, फेज होता क्या है, लिखो बेटा। A phase is defined as a phase is defined as a phase is defined as a homogeneous and physically distinct part of the system, homogeneous and physically distinct part of a system which is bounded by a surface and is mechanically separable from other parts of the system, ठीक है। तो फेज का ये प्रॉपर डेफिनेशन है, नहीं तो क्या है हम केवल सॉलिड लिक्विड और गैस के चक्कर में रह जाते हैं। फेज को हम ऐसे डिफाइन करेंगे। चलो अभी तो कोई बात नहीं, इसमें जैसे फेज चेंज की बात कर रहा है तो हम लोग मान लीजिए कि कोई भी सब्सटेंस है सॉलिड स्टेट में है, आप जो है उसको लिक्विड स्टेट में लेते हैं तो ये फिजिकल स्टेट चेंज दिखा रहा है यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर जो है डेल्टा एच डिफाइन कर सकते हैं, एंथैल्पी चेंज डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए लिक्विड दिया होता और उसको आप वेपर में कन्वर्ट कर रहे होते, यहाँ पर भी हम डेल्टा एच डिफाइन कर सकते हैं, है ना। अभी मान लीजिए कि कोई सॉलिड दिया है और उसको हम डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर डेल्टा एच डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि हम लोग
क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या बता सकते हैं? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोल सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बोल सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोल सकते हैं। ये अलग अलग टर्म्स हैं। तो मान लीजिए आपको कहता है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिफाइन करो, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिफाइन करो, तो आप क्या बोलोगे? इट इज द एंथैल्पी चेंज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द वेपराइजेशन ऑफ 1 मोल सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, वेपराइजेशन ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, ऐसे भी बोल दिया। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। हाँ, तो हीट ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ प्रोसेस, इस पे टेंशन नहीं लेना है। जो प्रोसेस का नाम दिया बस उतना लगा देना है, 1 मोल सब्सटेंस लेना है, दैट्स इट। तो यहाँ पर 3 एंथैल्पीज हमने लिखी, क्या क्या? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। हटा दें? Yes, sir. हम्म। अब देखो, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन यहां पर लिख दिया है मैंने, है ना। एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, जैसे कि मान लीजिए कि आप एग्जांपल ले लो कि इट्स लाइक कार्बन डायमंड दिया है ना। कार्बन डायमंड से आप उसको लेकर जा रहे हो कार्बन ग्रेफाइट पे, तो ये जो ट्रांजिशन है, इसमें जो एंथैल्पी चेंज होगी उसको हम लोग क्या बोल देंगे? एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। क्या बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. हाँ, तो ये लिख लो बेटा, इट इज द एंथैल्पी चेंज टेकिंग प्लेस, it is the enthalpy change taking place during the transition of one allotropic form into another allotropic form. और कितने मोल्स लेना है बेटा? 1। ये भी कोई खास तो ऐसा नहीं था। चलो इसमें देखो, आंसर निकाल पाओगे क्या तुम लोग? इसको देखो, Sir, -1.4. -1.4। 1.9 -1.9. हम्म। तो ये तुम लोग ग्रेफाइट से डायमंड सोच रहे हो कि डायमंड से ग्रेफाइट सोच रहे हो? ग्रेफाइट से डायमंड. माइनस आया है। देखो, एंथैल्पी वैल्यूज दी है कंबशन की, ठीक है। ग्रेफाइट और डायमंड की तो हम लोग कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट लिखेंगे। कंबशन दिखाना है तो +O2 गैस और ये बना देंगे CO2 गैस। फिर हम लोग कार्बन सॉलिड यहाँ डायमंड लिखेंगे, +O2 गैस, यहाँ पर भी CO2 गैस बना देंगे।
इसका डेल्टा एच वैल्यू है -393.5, है ना। इसका डेल्टा एच वैल्यू है -395.4। तो किसको हम पलट दें? सेकेंड वाली इक्वेशन को पलट दें, यही शायद होगा ना, तभी तो डायमंड राइट हैंड साइड में जाएगा। हमें वही तो चाहिए ना, कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट तो हमें लेके जाना है कार्बन सॉलिड डायमंड में। तो अगर तुमने सेकेंड इक्वेशन को पलट दिया तो सेकेंड वाला +395.4 जो कि बड़ा है पहले वाले से, तो इसका मतलब ये प्लस में आएगा। क्या बात समझ में आई बेटा? One shot. चलो, सो मेरे ख्याल से एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस को डील करने में आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी लिख सकते हो वैसे तुम लोग, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एटमाइजेशन जैसे मान लीजिए H2 गैस दिया है बेटा, तो H2 गैस को आप ब्रेक कर रहे हो किसमें? 2H गैस, ठीक है। या फिर मान लीजिए CH4 दिया हुआ है, इसको तुम लोग ब्रेक कर रहे हो इस तरह से, ठीक है। सो हाँ, अब ये एलिमेंटल स्टेट मतलब एलिमेंट्स के लिए हो सकता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, और ये कंपाउंड्स के लिए भी हो सकता है, जैसे कि CH4 के लिए मैंने आपको बताया, ठीक है ना। सो इसमें जो एंथैल्पी चेंज आएगा उसको हम लोग एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोल देंगे, ठीक है। Yes, sir.
ये मैंने आई ट्राइड टू कवर ऑल दोज हीट ऑफ रिएक्शन जो हमें मिल सकते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। बाकी तो आप खुद भी चीजें कर लोगे, अब आप इतना पढ़ने के बाद तो समझ ही गए होंगे। अभी अगला हेडिंग डालिए, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एडवांस्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विद टेम्परेचर। इसको किरचॉफ इक्वेशन भी कहते हैं, जो हम करने जा रहे हैं। किरचॉफ इक्वेशन एक्चुअली हम डिराइव करेंगे अभी, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने देखो एंथैल्पी चेंज किसी भी रिएक्शन के लिए हमने क्या बोला था बेटा, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोला, ठीक। लेकिन कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम बोला जरूर है, लेकिन उन दोनों में टेम्परेचर कांस्टेंट था, ठीक है। दोनों में हम लोगों ने कांस्टेंट टेम्परेचर लिया था। तो अब हम लोग वेरिएशन पढ़ने जा रहे हैं एंथैल्पी का, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विद टेम्परेचर। तो एक जनरल वे में रिएक्शन मान लीजिए हम ले लेते हैं, A moles of A plus B moles of B giving C moles of C, D moles of D, ठीक है ना। ये मान लीजिए रिएक्शन दी हुई है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एंथैल्पी चेंज निकालते हैं इसका। एंथैल्पी चेंज कितना होगा, तो हम लिखेंगे समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ, ठीक है, रिएक्टेंट। तो ये यहां पर हम लोग क्या कर लेंगे, C टाइम्स H ऑफ C प्लस D टाइम्स H ऑफ D माइनस A टाइम्स H ऑफ A माइनस B टाइम्स H ऑफ B। देखो बेटा कोई डिफिकल्टी तो नहीं है इसको समझने में। क्लियर है बेटा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब मान लीजिए कि ये जो आपने सामने लिखा, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला साइन देखो आप, डेल डेल्टा, याद आ रहा है ना, ऐसा पहले भी किया था। Yes. तो ये हो जाएगा C टाइम्स डेल एच सी बाई डेल टी। आप डी भी लिख दोगे तो कोई अपने को क्या उतना टेंशन है। ये P लिखने का मतलब प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, प्लस डी डेल एच डी बाई डेल टी कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट माइनस ए देखो ये भी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। No, sir. हाँ, अब तुम लोग अगर रिकॉल कर पाओ थोड़ा बहुत भी, तो हम लोगों ने dH बाई dt या डेल एच बाई डेल टी, ये कीपिंग प्रेशर कौन, ये हमने Cp लिखा हुआ था। Cv था du बाई dt और Cp है dH बाई dt। ये हमने लिखा हुआ था जब हमने Cp Cv डिफाइन किया। तो इसका मतलब है इस चीज को हम क्या लिख देंगे, C टाइम्स ये C कोफिशिएंट है बेटा, और ये क्या है, ये मोलर हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है, Cp ऑफ C हो जाएगा। सी देख के कंफ्यूज मत होना, ये C इस कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये C हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये C कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस D टाइम्स Cp ऑफ D माइनस A टाइम्स Cp ऑफ A माइनस B टाइम्स Cp ऑफ B। अब आप ध्यान से सोचो है क्या ये, सीपीज जो है रिएक्ट प्रोडक्ट्स की माइनस सीपीज ऑफ रिएक्टेंट्स। तो हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं ना, डेल्टा सीपी ऑफ रिएक्शन। क्या थोड़ी बहुत बात समझ में आई बेटा? Yes.
हो गया बेटा? Yes, sir. हाँ, तो अभी इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं बेटा, डी डेल्टा एच रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा सीपी डी टी। चलेगा? इस तरह से लिख दें। इससे क्या होगा, हम लोग इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं ऐसे, तो ये हो जाएगा देखो डी डेल्टा एच का मतलब क्या हो जाएगा, खाली डेल्टा एच बचेगा, है ना? इंटीग्रल डी एक्स, एक्स ही तो होगा। लिमिट कहां से कहां लग देंगे, H1 से H2, डेल्टा H1 से H2, जब टेम्परेचर T1 से हम T2 जाते हैं। ठीक, तो वेरिएशन आपको समझ में आ रहा है। एंथैल्पी का टेम्परेचर, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का टेम्परेचर से T1 पे डेल्टा H1 है, T2 पे डेल्टा H2 है। ये आपको आंसर देगा क्या, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा, अच्छा इसमें खतरनाक चीज हो जाएगी क्या, कि डेल्टा सीपी कांस्टेंट है तब तो ठीक है, नहीं तो हम ऐसे ही लिख देंगे इसको, T1 से T2 डेल्टा सीपी dt। ज्यादातर क्वेश्चन में वो कांस्टेंट ही दिया रहता है, बट फिर भी सेफर साइड के लिए हम लोग इस तरह से लिख कर रखेंगे। तो बेसिकली यहां से जाओगे तो डेल्टा H2 इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा H1 प्लस इंटीग्रल T1 टू T2 डेल्टा सीपी dt। क्या ये समझ में आ गया? Yes, sir. इसी को किरचॉफ इक्वेशन कहते हैं। चलो अभी देखो, ये इक्वेशन तो हमने बना ली। जो भी हमने ये काम किया वो हमने किया है कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है? तब हमको इस तरह से लिखना आया। लेकिन अगर यही चीज हमने कांस्टेंट वॉल्यूम के हिसाब से की होती तो हम डेल्टा यू का वेरिएशन चेक कर रहे होते। तो आप ये ध्यान रखना कि जब आप मान लीजिए एंथैल्पी चेंज की बात करें तो ये वाला आप किरचॉफ इक्वेशन यूज करना, और अगर इंटरनल एनर्जी चेंज देख रहे हो तो ये वाला किरचॉफ इक्वेशन यूज करना। जैसे ही तुमने वहां इंटरनल एनर्जी चेंज की तो ये सीपी के बदले क्या हो जाएगा, यही, इनको ही कहते हैं बेटा किरचॉफ इक्वेशन।
हो गया, हटा दें। अब इसमें अलग अलग केसेस की बात कर लेते हैं बेटा, अलग अलग केसेस की बात कर लेते हैं। एक केस ऐसा ले लेते हैं, सिचुएशन मान लीजिए कि डेल्टा सीपी रिएक्शन के लिए 0 हो जाए, यानी प्रोडक्ट्स के लिए जो सीपी वैल्यूज हैं और रिएक्टेंट के लिए जो सीपी वैल्यूज हैं, जब आपने रिएक्शन के लिए उनको प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट किया तो 0 आ गया। उस केस में आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है टेम्परेचर का। क्या आप इस बात को समझ पाए? Yes. ये भी लिख लो बेटा। अच्छे से नोट्स बनाइए, हाँ, कि कैसा भी क्वेश्चन आए, यू शुड बी capable of attempting the question. हम्म, आप इसमें लिखिएगा बेटा, इफ डेल्टा सीपी is independent of temperature, case 2। और यहां लिख देना, दिस इज वैलिड ओनली फॉर स्मॉल टेम्परेचर रेंज। दिस इज वैलिड ओनली फॉर स्मॉल टेम्परेचर रेंज। तो उस केस में हमारे फॉर्मूलाज बन जाएंगे डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 अपॉन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा Cp, डेल्टा U2 माइनस डेल्टा U1 अपॉन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा Cv। क्लियर है? Yes, sir. हो गया बेटा? Now, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा बेटा, फॉर लॉन्ग टेम्परेचर रेंज। तो उसमें लिखना, फॉर लॉन्ग टेम्परेचर रेंज वी एक्सप्रेस
heat capacity as a power series in temperature. As a power series in temperature. हीट कैपेसिटी इसको हम ऐसे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा टी प्लस गामा टी स्क्वायर प्लस सो ऑन, इस तरह जाता है। ठीक है, और फिर डिपेंड करता है कि कैसा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हटा दें बेटा। Yes, sir. कुछ भी मतलब कैसे भी दे सकता है, देन इंटीग्रल वाला जो फॉर्म है वो तुम यूज करना। अगर उसने मान लीजिए ऐसा कुछ लिख दिया, ये ग्राफ ऐसा दे दिया तुम्हें, किसके बीच में, डेल्टा सीपी वर्सेस टी के बीच में, है ना, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्मूला लगा देना। तो तुम सीधे सीधे डेल्टा सीपी इज इक्वल टू एम टी प्लस सी, मतलब इंटरसेप्ट ये, है ना। क्या आप मेरी बात समझ पाए बेटा? तो अगर कोई ऐसा ग्राफ दे दिया, आप पहले रिलेशन निकाल लो डेल्टा सीपी और टेम्परेचर में, डेल्टा सीपी रिएक्शन के लिए, हाँ, और फिर आप वो जो इंटीग्रल फॉर्म है किरचॉफ इक्वेशन का उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर? हटा दें बेटा इसको। देखो आ रहा है आंसर। अब इसमें जो एंथैल्पी वैल्यूज हैं उनको हम कॉन्स्ट जो ये सीपीज हैं उनको हम कांस्टेंट ले लेंगे। याद रखना डेल्टा सीपी निकालते समय कोफिशिएंट्स पिक्चर में लेते हैं हम लोग। आप चाहो तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल यहाँ कर लो अभी।
हो गया? सर 2 मिनट। कितना वैल्यू आया बेटा? -3.346। नहीं, अरे इतना ज्यादा कैसे आ सकता है? 91 है वो माइनस, तो उसके आसपास ही रहेगा, ऐसा तूफानी बदलाव नहीं आएगा। सर ये वाला क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। अरे तुम लोग भी इतना आसान क्वेश्चन नहीं कर पाए। देखो ये इक्वेशन दी है, डेल्टा सीपी सबसे पहले निकालो, क्या होगा? 2 टाइम्स सीपी ऑफ NH3 माइनस सीपी ऑफ N2 माइनस 3 टाइम्स सीपी ऑफ H2। यही किया है कि नहीं? ठीक है, और अगर ये किया है तो इसकी वैल्यू मेरे पास दी है 39.28 इंटू 10⁻⁻³ जूल। अच्छा ये जूल में वैल्यूज है, ध्यान दो, और ये किलो जूल है, यूनिट्स का बड़ा ध्यान देना बेटा। देखो कहीं तुमने यहां कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी? अच्छा 39 जूल नहीं, वो तो किलो जूल ही है, 10⁻³ लिख दिया ना मैंने। अगर तुम केवल इतना लिखते तो जूल लिख देते, ठीक है। 10⁻³ मैंने लगा दिया, किलो जूल हो गया। अब आप सीधे फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1/T2 - T1 इज इक्वल टू डेल्टा Cp। अब डेल्टा जो T होगा वो चाहे डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में हो, डिफरेंस तो उतना ही रहने वाला है। बस सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा। मेरे पास जो वैल्यू आ रही है -92.85 किलो जूल पर मोल। देखो अभी भी कंफ्यूजन है तो बोलो। इसको कॉपी कर लो, एक बार रिवाइज कर लो, और फिर एक ब्रेक ले लो, और ब्रेक के बाद फिर इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको थोड़ा सा आप देख लो, और फिर हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे ब्रेक के बाद।